हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा बैच चल रहा है नेवी एसएस RAA के लिए मोस्टली। इसके साथ साथ दोस्तों हम सभी कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग कर रहे हैं। और उसमें दोस्तों मैं आपको पहले हिस्ट्री में मेरा क्लियर हो चुका है, जी के चीज़ कराता हूँ। उसमें सेकंड पार्ट है दोस्तों जियोग्राफी अर्थात भूगोल का। ठीक है, तो भूगोल में हम पहला सेशन कर चुके हैं और दूसरा सेशन आज कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों बात आती है अगली पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहला वो अपने अच्छे पे घूमे और दूसरा वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उसका जो अपने अच्छे पे घूमती है उसको घूर्णन कह सकते हैं, आप घूर्णन गति कह सकते हैं। और जो परिक्रमा लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए घूमती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। घूर्णन गति दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। इस यही कारण दोस्तों कि सूर्य हमको पूरब में निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब है। ये क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसके कारण पता क्या क्या होता है? इस दिन और रात जो होते हैं उसके कारण होते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो धाराओं में समुद्री धाराओं पवन जो धारा होती हैं, मतलब समुद्री धारा जो होती हैं, इन दोनों में ही जो डायरेक्शन चेंज होती है इन दोनों की, वो किसके कारण होती है? घूर्णन गति के कारण होती है। ठीक है, अगला जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होता है आइए वो देखते हैं। ठीक है, अब परिक्रमण गति के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पृथ्वी अपने चक्कर पर लगाते, मतलब पृथ्वी अपने अच्छे पे चक्कर लगाते सूर्य की चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमण गति कहते हैं। ये तो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों क्या कि जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो वामावर्त टाइप में लगाती है, अर्थात क्लॉकवाइज टाइप में लगाती है। क्लॉकवाइज मतलब कि इस टाइप से। ठीक है, वामावर्त। तो पृथ्वी की गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति वामावर्त होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज कहते हैं जिसको परिक्रमण गति को, वो होती है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि यह मार्ग दीर्घच्छिय होता है। यह मार्ग वृत्तीय नहीं होता, यह मार्ग दीर्घच्छिय होता है। जैसे कि सूर्य ऐसे है तो पृथ्वी कुछ इस टाइप से लगाती है। ठीक है, पृथ्वी क्या लगाती है? कुछ इस टाइप से चक्कर लगाती है। अब इसी में देखिए ये सूर्य है, यहाँ मान लिया हमने पृथ्वी है। इस समय यहाँ क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, तो आप जानती होंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों क्या होता है 21 जून को पृथ्वी अपने अच्छे पे झुकी हुई है, आप जानती होंगी इसे। तो सब 21 जून को क्या होता है कि जो उसका उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर ज़्यादा झुका होता है। उत्तरी ध्रुव ये किसकी ओर झुका होता है? सूर्य की ओर। सूर्य की वजह से तो ये ऐसी रही इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ से झुका होने का मतलब क्या पता है कि उसकी तरफ डिस्टेंस, इसकी दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि किसी डिस्टेंस पास में, कौन पास में है? उत्तरी ध्रुव पास में है सूर्य से। ठीक है, तो ये है दोस्तों कौन सी तारीख को? 21 जून को। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों क्या? इसको कहते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, अब अगला देखिए 22 दिसंबर को जो 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव शुरू की ओर लिखा होता है कुछ इस टाइप से। जैसे ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, तो यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, ये सूर्य की ओर झुका होता है।
22 दिसंबर को, और इसको कहते हैं मकर संक्रांति। या फिर शीत, आप कह सकते हैं शीत की बात कुछ आता है अनंत होता, सॉरी, शीत अनंत, और ये ग्रीष्म अनंत। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से यहाँ पर होता है। और इसके अलावा दोस्तों 2 तारीख ऐसी आती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। थोड़ा सा ही नहीं हट रहा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे अर्थ छोटी है पृथ्वी का, लेकिन फिर भी देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ग्रह, मतलब कोई भी ध्रुव किसी भी टाइप में नहीं झुका होता है, एकदम स्ट्रेट होती है उस समय। आप कह सकते हैं हमारी अर्थ 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हाँ, इसमें पता क्या होता है, इन दोनों में जब कोई नहीं झुका होता तो यहाँ पे होता क्या है कि दिन और रात बराबर होते हैं। जो जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी। ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के झुकने के कारण होता है, तो दिन और रात इसमें बराबर होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। इसको विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, या फिर विषुव कहते हैं। विषुव लिख लीजिए, नॉक्स, विषुव। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगाती है, तो ये है दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगाती है, अर्थात यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी और यहाँ पर इसके कक्षा में डिस्टेंस कम होगी। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है उसको पता है कौन क्या वो होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दोस्तों 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है। जुलाई मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई को होती है। और ये क्या होता है दोस्तों, 4 जुलाई की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब होती कितनी, पहले मैं ये लिखता हूँ, 1524 किलोमीटर के आसपास होती है। ये लगभग दोस्तों क्लियर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 1 किलोमीटर का अभी से आप जानते हैं थोड़ा बहुत होता ही है। और ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कौन सी जुलाई, मतलब कौन सी तारीख को ये होती है दोस्तों, आप कह सकते हैं 3 जनवरी को, मतलब शीत के महीने में। कुछ गलत तो 70 किलोमीटर होता है सर, लगभग 1470 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। 3 जनवरी को सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, जबकि 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस 1524 किलोमीटर। ओके दोस्तों, तो ये तो कुछ हो गई इंपॉर्टेंट चीज़। और दोस्तों उपसर और अपसर किसे कहते हैं ये बता देता हूँ। ये दोस्तों उपसर कहलाता है, ये घटनाएं होती है, और ये अपसर कहलाता है। ठीक है, उपसर और अपसर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 4 प्रमुख ऋतुएं जो आती हैं उनके बारे में।
चार प्रमुख ऋतुएं आती हैं उनके बारे में। पहला है दोस्तों वसंत ऋतु, दूसरी उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है दोस्तों क्या शीतोष्ण ऋतु कहते हैं दोस्तों उसको, शरद ऋतु, और चौथी आती है शीत ऋतु दोस्तों। ठीक है, अब इन चारों में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो बसंत ऋतु के बारे में सबसे पहले जानते हैं। बसंत ऋतु क्या है दोस्तों? जब 21 मार्च को जो सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है, सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है 21 मार्च को, तो उस समय बसंत ऋतु आती है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। 21 मार्च को सूर्य बसंत ऋतु के ऊपर, ठीक ऊपर नहीं, थोड़ा बहुत उससे ऊपर होता है, उस समय बसंत ऋतु आती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है ये। हमारे मतलब जैसे आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका में अगर कुछ और मौसम रहेगा, हमारे इंडिया में कोई और मौसम रहेगा, उस टाइप से दोस्तों इस समय क्या होता है, उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र जो होते हैं उन जगह पर बसंत ऋतु होती है। लेकिन लोग से उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, अगला है बसंत के बाद जो सेकंड नाम आता है वो आता है ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु कब आती है वो आइए वो देखते हैं। 21 जून को, 21 मार्च, इसके बाद आती है 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आए। जब सूर्य देखो से यहाँ पर भूमध्य रेखा आनी चाहिए, कर्क रेखा के ऊपर आए, तो उस समय उस ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु कब आती है? 23 सितंबर। तो ग्रीष्म ऋतु है, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु नहीं होती। शरद ऋतु 23 सितंबर को होती है, सितंबर। इसके बाद दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का वो डिक्रीज होना, ये पीक वैल्यू है, इसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा के ऊपर आता है, पुनः भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है, तो उस समय क्या उसको कहते हैं शरद ऋतु कहते हैं। और शीत ऋतु, यही कौन सी डेट है? 22 दिसंबर को। दिसंबर को जब सूर्य है मकर रेखा के ऊपर आता है, मकर रेखा के ऊपर आता है, तो उस समय उसको शीत ऋतु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारे पृथ्वी की गति से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस हो चुका दोस्तों। अब आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ग्रहण क्या होता है, ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। ग्रहण
ग्रहण का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी पिंड, खगोलीय पिंड की ओर से आने वाले प्रकाश में अवरोध उत्पन्न होने के कारण उस पिंड का ना दिखना ही उस पिंड का ग्रहण कहलाता है। चाहे वो सूर्य हो या चंद्रमा हो, कोई सा भी खगोलीय पिंड हो, उससे आने वाले प्रकाश के में अवरोध आने पर, मान लीजिए चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है और चंद्रमा के प्रकाश में कोई अवरोध आ गया, तो उससे आने वाले प्रकाश से, या फिर सूर्य मान लीजिए, सूर्य के प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोध आ गया तो इससे आने वाले प्रकाश नहीं बंद हो जाएगा, अर्थात अवरोध आने पर उसके आने वाले प्रकाश नहीं, मतलब प्रकाश में कमी होती है, फिर प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो इसके कारण दोस्तों उस वस्तु का, उस खगोलीय पिंड का ना दिखना, क्या दोस्तों, अब दिखाई नहीं देगा ये, तो ना दिखना ही उस पिंड का ग्रहण कहलाएगा। जैसे कि सूर्य ग्रहण कहलाएगा, अगर सूर्य से प्रकाश ना दिखाई दे तो, चंद्रमा से प्रकाश ना दिखाई दे तो चंद्रमा का चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप से होता है दोस्तों। अब आइए आगे देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है वो बताता हूं दोस्तों मैं आपको। तो दोस्तों जब क्या होता है, पृथ्वी, नीला ग्रह, चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाती है। क्या? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि सूर्य से जाने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, इस कारण चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता और ये पृथ्वी पर ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा लुप्त हो गया हो, इसीलिए उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए इस टाइप से, थोड़ा सीधे नहीं बना, जैसे कि देखिए ये है, अब इस टाइप से आप कहेंगे यहाँ पर ये और ये वाला पोजिशन, तो इतना पार्ट नहीं दिखाई देगा, इतना वाला पार्ट चंद्रमा का नहीं दिखाई देगा, जबकि ये वाला पार्ट दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, आंशिक चंद्र ग्रहण हो रहा है। मान लीजिए अगर चंद्रमा की पोजीशन इस जगह होती तो क्या होता, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता, बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता दोस्तों। यहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण, यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दोस्तों। तो आंशिक चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों वो क्या, आंशिक चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण दोस्तों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करता है। मान लीजिए अगर ये जैसे यहाँ पर है, अगर होता सूर्य यहाँ पर और यहाँ से देखिए, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया इसमें, तो इसी के बराबर मानते हैं, यहाँ पर होता सूर्य और यहाँ से देखिए दोस्तों, तो ऑफिशियली ये और बड़ा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ में तो इधर से बड़ा होता हुआ चला जाता, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ी तो चंद्रमा का चंद्र ग्रहण भी बढ़ गया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ी तो चंद्रमा का चंद्र ग्रहण कम होता चला गया। ठीक है, तो ये बात कवर करते हैं डिस्टेंस के ऊपर, उसका आंशिक पूर्ण चंद्र ग्रहण कैसा होगा वो उनके बीच के डिस्टेंस पर लागू होता है, उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसको काउंट डाउन करता है। ठीक है, अब दोस्तों चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है, और ये हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्णिमा की रात्रि में हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि अमावस्या के दिन हो जाएगा, अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है, अमावस्या के दिन तो कुछ और, और ये उसको न्यू मून के दिन नहीं होता, फुल मून के दिन ही होता है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया आंशिक या पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण हो सकता है, और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है। ठीक है, तो ये आ गया चंद्र ग्रहण संबंधित फैक्ट। तो अगला देखिए, अगला मैं बताता हूँ आपको सूर्य ग्रहण के बारे में। तो वो किस टाइप से होता है। अब आप कहेंगे भाई साहब सूर्य तो बहुत बड़ा है, ठीक है, चंद्रमा बहुत छोटा, तो चंद्रमा सूर्य कैसे ढक लेगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो होता क्या है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, सूर्य को थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि आगे चल, क्योंकि उसके लिए दिक्कत आई, अगर बड़ा बना दे तो मैंने
ये मान लीजिए क्या है, सूर्य है दोस्तों, सन। ठीक है, यहां पर हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ को हल्का छोटा बनाते हैं सन से। और यहां पर क्या है दोस्तों, मून है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मून है। यहाँ पर सन, यहाँ पर अर्थ, यहाँ मून है। यहाँ से प्रकाश गया, थोड़ा नीचे डाउन करता हूँ, यहाँ से ऐसा चला गया, ऐसे ही इसमें गया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, सॉरी पूर्ण सूर्यग्रहण होगा, यहाँ पर आंशिक सूर्यग्रहण होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण हर जगह पर दिखाई नहीं देते, कुछ कुछ जगह पर ही दिखाई देते हैं दोस्तों, क्योंकि बाकी के एरिया सही होता है। इधर को तो भाई साहब रात होगी, इस वाले एरिया में तो रात होगी, तो पक्का है। इस वाले एरिया में होगा दिन, इस वाले एरिया में इलम का जो एरिया है यहाँ पर दोस्तों, इसमें अगर मान लिया दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मून क्या हुआ है, अर्थ के बहुत पास में है, और ये सन है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ऐसा पता है, तो 15,000 करोड़ किलोमीटर ऐसे कुछ है। ठीक है, डिस्टेंस में, तो इतना दूर है सन और इतनी पास में अर्थ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा ऐसा मान लीजिए, अब भी छोटा ही है वैसे तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा, अब वो कुछ इस टाइप से तो चले जाएगा। वैसे दोस्तों फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि खगोलीय जो चीज़ होती हैं उसमें जो वो होता है, क्या नाम है, डिस्टेंस वगैरह होती है, वो इस पर बात नहीं करते। चंद्रमा और सूर्य प्रवृत्ति से बराबर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि आँख पर जो दर्शन कोण बनता है उन दोनों के लिए वो सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, यहाँ से इस बिंदु को देखिए, यहाँ से इस बिंदु को देखिए, ठीक है, ये थीटा है, और वहीं यहाँ से इसको देखिए और यहाँ से इसको देखिए, तो इस पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये थीटा बराबर लगभग ये थीटा 1 मानिए, इसको मानिए थीटा 2, तो थीटा 1 और इसको मानिए थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 लगभग बराबर हैं, जबकि चंद्रमा से कई हजारों गुना लाखों गुना बड़ा है सूर्य, लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, क्योंकि 13.5 लाख गुना तो हमारी अर्थ से बड़ा है सूर्य। तो चंद्रमा से कितना बड़ा होगा तो आप जानते हैं, लाखों करोड़ों गुना बड़ा है सूर्य। उसके बाद भी क्या कि वो दोनों हमको बराबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दर्शन कोण जो है थीटा 1 और थीटा 2 हमारी जो आँख में दर्शन कोण बनना है वो बराबर है उन दोनों का। ये इसीलिए दोस्तों इस टाइप से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य की प्रकाश को ढक लेता है तो चंद्रमा सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, इस कारण सूर्य हमको दिखाई नहीं देता दोस्तों। और खगोलीय दूरदर्शी आदि से ज़्यादा बेस है सूर्य मतलब प्रकाश पर, 95% चीज़ें इस पर प्रकाश पर बेस होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो विदाउट प्रकाश मतलब आइसोलेट की जाती हैं, उनमें गैस और धूल के कण वगैरह मुख्य रूप से आते हैं, और गैस धूल के कण और कई मतलब वो आप कह सकते हैं पत्थर वगैरह, खनिज वगैरह, ये सब यूज जाते हैं। बट 95% दोस्तों प्रकाश के ऊपर डिपेंड होता है ये सब जो खगोलीय सूर्य होता है। ठीक है, ये दोस्तों अमावस्या की रात को होता है न्यू मून के टाइम पे, न्यू मून, और पूर्ण सूर्यग्रहण को डायमंड रिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक चीज़ बताऊँ, डायमंड रिंग को कहते हैं दोस्तों, कितना भी दर्शन कोण बड़ा हो जाए लेकिन उसके बाद भी एक कमी रह जाती है, वो क्या कि जब वो मून को इधर ढक लेता है तब भी मून थोड़ा छोटा दिखाई पड़ता है, उसके कारण कुछ इस टाइप से मून कुछ इस टाइप से रखता है, मतलब हल्की हल्की परत दिखाई देती है इसकी, तो हल्की हल्की परत दिखाई देती है तो एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है। इस रिंग जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं, क्योंकि ये बहुत चमकीली रिंग जैसी बनती है। दोस्तों आज की वीडियो में सब इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।